हेलो एवरीबॉडी, आप सबका आज की इस सेशन में स्वागत है। हम मनी साइकोलॉजी के बारे में समझने वाले हैं और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज पैसों के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो पैसों के बारे में हर पर्सन की अपनी पर्सनल डेफिनेशन होती है। वो सही है गलत है, हम इसमें न उलझते हुए एक्चुअली सही समझ क्या रखनी चाहिए पैसों के बारे में, इसके ऊपर आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मनी, पैसा क्या है। तो इसके अलग अलग डेफिनेशन हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। तो एक डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि इट इज अ लीगल टेंडर मीडियम फॉर एक्सचेंज, यानी आपको जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो आपके पास पैसों का होना बहुत जरूरी है, ताकि आप बाजार में जाकर उसे खरीद कर अपनी जरूरत को पूरा कर सके। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है। अब ये बेसिक डेफिनेशन को साथ में रखते हुए हम हमारी जर्नी जो है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। पर अगर आपका गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना या फिर वेल्थ क्रिएट करना, तो आप इन लेसन्स को अच्छी तरह से सुनकर समझकर अपनी जानकारी को आगे बढ़ा सकते हो। तो जो डेफिनेशन हमने बेसलाइन किया है वो ये है कि इट इज अ लीगल टेंडर मीडियम फॉर एक्सचेंज, यानी हम जब भी बाजार में किसी चीज को खरीदते हैं तो उससे खरीदी करने के लिए हमारे पास पैसों का होना बहुत जरूरी है, और उसके बिना खरीदना संभव नहीं होता। A journey of 1,000 miles begins with a single step, यानी अगर हमारा चाहे कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, अगर हम ठान लेते हैं तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं एक सही दिशा में अपने कदम बढ़ाते हुए। तो ये पहला कदम होगा जहां पे हम पैसों की साइकोलॉजी के बारे में जानना शुरू कर रहे हैं, और इसमें सबसे पहले हम जान रहे हैं कि पैसा क्या होता है। अब जो दूसरा मुख्य पॉइंट आता है पैसे के बारे में कि इसको प्रिंट कौन करता है, तो इसे सेंट्रल बैंक प्रिंट करती है। अब सेंट्रल बैंक क्या है? किसी भी देश में एक मुख्य सेंट्रल बैंक होती है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैसे को प्रिंट करने की। अब वो पैसे प्रिंट क्यों करती है? ताकि वो पैसा सिस्टम में आए और फिर लोग उसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। तो कौन पैसे को प्रिंट करता है? सेंट्रल बैंक पैसे को प्रिंट करती है। पैसे को टेक्निकली कभी कभी करेंसी भी कहा जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि पैसे के अलग अलग डेफिनेशन हो सकते हैं, और क्या सही है क्या गलत है हम उसमें ना उलझते हुए हमारी जो जर्नी है वेल्थ क्रिएशन की तरफ की या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, उसमें हम पैसों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो टेक्निकली पैसे को करेंसी भी कहा जाता है। ये जो पैसा है ये अलग अलग डिनोमिनेशन में आता है, जैसे 1 रुपया, 5 रुपए, 10 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक। यानी ये हमारी सुविधा के लिए सेंट्रल बैंक इसे अलग अलग डिनोमिनेशन में प्रिंट करवाती है, ताकि हमें आसानी हो और हम आसानी से मार्केट में जाकर बाजार में जाकर हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। तो ये हो गया एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पैसे के बारे में। अब जो दूसरा मुख्य पॉइंट है पैसे के बारे में वो है वैल्यू ऑफ मनी। पैसा का मूल्य क्या है?
और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हर पल पैसा अपनी वैल्यू को खो रहा है। तो ये समझ भी प्राप्त करना बहुत जरूरी है, और इससे अगर आप समझ जाते हो तो बहुत सारे एक्शंस आप आगे चलकर पैसों के बारे में आसानी से ले सकते हो। तो इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पैसा एक मेल्टिंग आइस की बराबर है, यानी बर्फ का अगर टुकड़ा आपने देखा होगा, और जब उसे आप बहुत देर तक वैसे ही रखते हैं, उसके साथ कुछ करते नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं करते हो, जैसे कि उसका इस्तेमाल हो सकता है कि आपने जूस के ग्लास में डाला या फिर उसके अन्य इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर आप उसके साथ कुछ नहीं करते हैं तो भी वो अपने आप पिघल जाता है, और फिर वो जो एक सॉलिड फॉर्म था बर्फ के टुकड़े का, वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे आइस यानी बर्फ पिघलता है, उसी तरह से पैसा भी हर पल अपनी वैल्यू, अपनी मूल्य को खो रहा है। तो ये क्या बात है, इसे हम डिटेल कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये यूएसडी डॉलर वर्सेस आईएनआर यानी इंडियन रुपी का चार्ट है। और ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि अगर आपको $1 खरीदना है तो आपको कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे उस $1 को खरीदने के लिए। तो मार्च 31, 1995 को $1 की जो प्राइस थी वो 31 रुपीज के आसपास थी। आज यानी मंथ ऑफ मई में 21 मई का जो लेटेस्ट प्राइस है वो है 77 रुपीज 81 पैसा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ओवर द पीरियड, यानी जैसे समय बीतता जा रहा है, हमारी जो करेंसी है अपने मूल्य को खो रही है। यानी जो $1 1995 में आप 31 रुपए में खरीद सकते थे, उसी $1 को आज की तारीख में आपको 77 रुपीज देने पड़ रहे हैं, यानी लगभग डबल से भी ज्यादा पैसे आपको चुकाने पड़ रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल से क्या स्पष्ट होता है, ये बात क्लियर होती है कि हमेशा अगर आपका पैसा आपकी बैंक अकाउंट में आइडियल पड़ा है, आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो अपनी वैल्यू को धीरे धीरे हर पल लूज कर रहा है, गवा रहा है, अपने मूल्य को गवा रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया जहां पे हमने यूएसडी और आईएनआर का रिलेशनशिप देखा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कि आपने 3,000 रुपए की ग्रोसरी खरीदी की 1 जनवरी 2020 को। तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि अगर आप आज अगर मार्केट में जाते हो वही 3,000 रुपए लेकर, तो क्या आपको उसी क्वालिटी की, उसी क्वांटिटी की ग्रोसरी मिलेगी? तो सवाल का जवाब आएगा ना, क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ रही है चीजों की। तो जो चीजें आपने भूतकाल में 3,000 रुपए में खरीदी की थी, वही चीजें उसी क्वालिटी के साथ आप आज के तारीख में नहीं खरीद सकते हो। यानी जो समझने वाली बात है वो ये है कि हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं उसके क्वालिटी में भी फर्क आ रहा है। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल्स जो हमें क्लैरिटी दे रहा है कि किस तरह से पैसे अपनी वैल्यू को गवा रहा है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पर्सन है, उसने एक फ्लैट खरीदी किया 1996 में जनवरी मंथ में, और वो फ्लैट उसे 5 लाख रुपए में खरीदी किया। अब वो पर्सन क्या करता है कि कुछ सालों बाद उस फ्लैट को बेचता है 30 लाख रुपए देकर या लेकर। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें नोट करने हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे फ्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं बदला है। अगर वो फ्लैट है
एक एरिया में है, एक पर्टिकुलर फ्लोर पे है, ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, जो भी है, उसमें कोई चेंज नहीं आए। अगर उसमें 2 बेडरूम हॉल किचन का डायमेंशन है, फीचर्स है, जो भी है, वो सब वही के वही है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर सोचने हैं या मनन करने हैं वो ये है कि पर्सन ये ने जब ये ट्रांजैक्शन को कैरी किया, यानी प्रोसेस किया या एग्जीक्यूट किया, तो क्या पर्सन ए ने 25 लाख का प्रॉफिट बनाया इसमें? तो हम सिंपल सा अगर मैथमेटिक्स लेते हैं, यानी जो सेल प्राइस है वो 30 लाख है और जो बाय प्राइस है वो 5 लाख थी, तो 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25। सो क्या ये 25 लाख का प्रॉफिट इस पर्सन ने बनाया, या फिर पैसे ने अपनी वैल्यू 6 गुना कम कर दी? यानी अब ये प्रॉफिट है, लॉस है, ये बात हम आने वाले सेशंस में और डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझना है कि कोई चीज आपने 1996 में 5 लाख देकर खरीदी और 2021 में उसी चीज को अगर आपको 30 लाख देने पड़ रहे, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये केवल एक ही बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो पैसा है वो अपनी वैल्यू को धीरे 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 गंवा रहा है, क्योंकि 5 लाख में जो चीज आती थी, अब उसी चीज के लिए आपको 30 लाख रुपए देने चाहिए और देने पड़ेंगे। और इस ट्रांजैक्शन में, इस एग्जाम्पल, अगर स्पेसिफिक एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो फिर यहाँ पे 25 लाख का प्रॉफिट हुआ या 25 लाख, यानी जो 6 गुना जो पैसे हैं उसने अपनी वैल्यू को खोया। तो ये सोचने वाली बात है। तो ये मैं आपके लिए अब तक आज की तारीख में इसे आप नोट करिए इस पॉइंट को, क्योंकि आने वाले सेशंस में हम इसी पॉइंट को लेकर डिटेल में एनालिसिस करने वाले कि एक्चुअली क्या होता है और किस तरह से होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने अभी देखे वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि किस तरह से पैसा अपनी वैल्यू को खो रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पैसे के बारे में वो ये है कि अगर आप अपने पैसे को कन्वर्ट नहीं करते हैं किसी राइट एसेट में, अब यहाँ पे जो एसेट है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी जर्नी का, तो इसे हम आने वाले सेशंस में डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर आप अपने पैसे को राइट एसेट में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आपका पैसा अपनी वैल्यू को गंवा रहा है। तो आपको आज की तारीख में कुछ एक्शन लेना पड़ेगा और वो एक्शन आपको भविष्य के लिए लेना पड़ेगा। यानी भविष्य में अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा बढ़कर आपके पास आए, तो उसके लिए आपको आज की तारीख में कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे जो आपको हेल्प करेंगे उस पैसे को बढ़ाने में। तो जल्दी से हम समराइज कर लेते हैं कि ये जो टॉपिक है साइकोलॉजी, मनी साइकोलॉजी का, इसमें हम आज समझ रहे हैं कि पैसा क्या है। पैसे की डेफिनेशन को हमने समझा कि वो एक लीगल टेंडर है। फिर हमने पैसा कौन प्रिंट करता है या इसे कौन छापता है, तो ये बात हमें पता चली कि इसे सेंट्रल बैंक छापती है। तो किसी भी देश की एक सेंट्रल बैंक होती है, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उस बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि पैसा छाप कर वो सिस्टम में ला सके और हम जैसे जो पीपल है, आदमी लोग है, पॉपुलेशन है, उसका यूज कर सके। फिर पैसे को अलग अलग डिनोमिनेशंस में प्रिंट किया जाता है। ये भी लोगों की आसानी के लिए होता है ताकि वो आसानी से ट्रांजैक्शंस कर पाए, बाजार में जाकर चीजें खरीद पाए, आसानी से खरीद पाए। और फिर हमने देखा कि
मनी की एक वैल्यू होती है, पैसे की एक वैल्यू होती है, एक मूल्य होता है, और वो मूल्य हर पल घट रहा है। और इसे अगर हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो ये बर्फ के टुकड़े के बराबर आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। यानी जो प्रॉपर्टी वाइज बर्फ का टुकड़ा कुछ देर बाद उसका पानी होना तय है, उसी तरह से करेंसी हर पल अपनी मूल्य को, अपनी वैल्यू को घटा रहा है। तो हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे, समझे, जहां पर हमने यूएसडी आईएनआर का एग्जाम्पल देखा, जहाँ पे $1 की कीमत 1995 में 31 रुपीज के आसपास थी, और आज के तारीख में वही डॉलर की कीमत 77.80 पैसे के आसपास है। तो 2 गुना से भी ज्यादा आपको पैसे देने पड़ रहे हैं उसी डॉलर को खरीदने के लिए। फिर हमने ग्रोसरी का एग्जाम्पल दिया, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम भूतकाल में अगर कुछ चीजें खरीदते हैं ग्रोसरी रिलेटेड, तो वही चीजें आज की तारीख में आपको खरीदनी है, तो आपको जो भूतकाल में दिया गया पैसा उससे ज्यादा पैसा आज की तारीख में लगने वाला है। तो ये क्या दर्शाता है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पैसा जो है वो अपनी वैल्यू को खो रहा है। फिर हमने फ्लैट का एग्जांपल देखा कि एक फ्लैट जो 1996 में 5 लाख में बिकता था, वही फ्लैट अभी 30 लाख में बिक रहा। तो फिर यहाँ पे हमने जो दो मुख्य बात समझने की कोशिश की, या फिर इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, वो ये है कि जो पर्सन ने इसको बेचा, क्या उसने 25 लाख का फायदा किया? और फायदा किया तो क्या वो रियल फायदा है, या फिर पैसों ने अपनी वैल्यू को 6 गुना गवा दिया? यानी जो चीज 5 लाख में मिलती थी अभी 30 लाख में मिल रही है। तो 5 into 6 यानी वो 6 गुना से अपनी वैल्यू को कम कर दिया पैसा ने, क्योंकि अभी आपको उतने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसी चीज को एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए। तो ये कुछ बातें थी पैसे के रिलेटेड जो हमने आज समझी। आप सबने जो आपका कीमती समय दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद।